बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टीचिंग मेथड्स को कि टीचिंग मेथड क्या होता है और उसमें कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। देन हमने ये भी डिस्कस किया था कि सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है। जैसे कि हमने बात की थी कि उसमें आ जाता है ग्रुप साइज़, आ जाता है लोकल कॉन्स्टेंट्स, आ जाते हैं टाइम अवेलेबल, आ जाता है कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं उसको देखा जाता है। उसके बाद डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ लर्नर्स के और एंड फाइनली हमने देखा था कि प्रेफरेंसेस और डिसलाइक्स ऑफ द लेक्चर। तो आज हम इन फैक्टर्स पे बात करेंगे कि ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देखा जाता है, जिनके अकॉर्डिंग जो है वो एक टीचर जो है अपने मेथड की सिलेक्शन करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप साइज़ पे कि ग्रुप साइज़ क्या है। तो ग्रुप साइज़ क्या है कि हमारा कोर्सेज जो हैं या हमारे जो क्लासेस हैं विल वेरी इन साइज़ एंड द नंबर्स इन अ पार्टिकुलर टीचिंग सेशन विल चेंज फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज। कि हमारे जो कोर्सेज होते हैं या जो क्लासेस होती हैं वो वेरी करी होती हैं साइज़ के नंबर्स पर टीचिंग सेशन में, ठीक है, जो कि चेंज होती रहती हैं, स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रही होती हैं या उनमें चेंजिंग्स आ रही होती हैं। Quite clearly, class size plays an important part in selecting a method because some are unsuitable when the group is excessively large or small. देखिए, क्लास साइज़ जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है किसी भी टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करने के लिए। क्योंकि बच्चे होता क्या है कि अगर एक टीचर जो है अपनी क्लास का साइज़ देखे बगैर कि उसके कितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, अपना एक मेथड सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन जब वो क्लास में जाता है, फॉर एग्जाम्पल टू लार्ज अ ग्रुप वुड नॉट बी सुइटेबल फॉर अ डिस्कशन, कि अगर एक टीचर जो है उसने एक स्ट्रेंथ नहीं देखी अपने स्टूडेंट्स की और उसने डिस्कशन मेथड जो है उसको सिलेक्ट कर लिया है कि मैंने जो है ना वो जब क्लास में जाना है नेक्स्ट डे, तो मैंने जो है मेरा जो फर्स्ट डे है मैंने उसमें डिस्कशन मेथड को ही यूज़ करना है। तो इससे क्या होता है कि वो जब जाता है उसका अगर क्लास का साइज़ जो है वो ज़्यादा हो, उस बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, तो अगर ज़्यादा लार्ज ग्रुप हो तो उसमें होता क्या है कि उसमें डिस्कशन मेथड जो है वो सूटेबल नहीं होता क्योंकि बच्चे उसमें सही इंगेज नहीं हो पाते। तो इससे क्या होता है कि इसमें टीचर ने जो सिलेक्शन की थी अपने मेथड की, तो फिर वो सक्सेसफुली अप्लाई नहीं हो पाती। इससे क्या होता है कि टीचर जो अपना ऑब्जेक्टिव लेके गया था, जो अपना लर्निंग गोल्स लेके गया था कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है जो मैंने जाके बच्चों के साथ शेयर करना है, कि ये बच्चों के गोल्स हैं जिनको बच्चों ने अचीव करना है और ये मैंने जाके इतना उनके साथ शेयर करना है, ये कंटेंट एरिया मैंने जाके आज पढ़ा देना है, डिस्कशन के थ्रू मैंने आज अपना ये कंटेंट जो एरिया है, जो ये कंटेंट जो है ये मैंने आज उनके साथ डिस्कस कर लेना है। लेकिन वो कंटेंट उनके साथ इतना डिस्कस नहीं हो पाता क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और डिस्कशन मेथड वहाँ पे अप्लाई नहीं हो सका। तो इसी तरह अगर टीचर जो है जब वो अपनी मेथड की सिलेक्शन करे तो सबसे पहली चीज़ वो अपने माइंड में क्या रखे, ग्रुप साइज़, कि मैं जो मेथड चूज़ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो उसके लिए मैंने सबसे पहली चीज़ वो क्या देखनी है कि मेरी क्लास का साइज़ क्या है, मीन्स टू से कि क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है। देन हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट फैक्टर पे। तो नेक्स्ट फैक्टर पे जाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप ऐसा मेथड सेलेक्ट करें, मैंने ये पहले भी आपको बात बताई थी स्टूडेंट्स, कि उसकी सिलेक्शन इस बेस पे करें कि आपने जो क्लास में लेक्चर प्रेजेंट करना है पहले उसके कंटेंट को देखें कि उसका कंटेंट है क्या, कि मेरा सब्जेक्ट है क्या, नेचर क्या है सब्जेक्ट की। देन जब सब्जेक्ट नेचर आप देख लेते हैं तो फिर एक टीचर जब सब्जेक्ट नेचर देख लेता है तो उसके बाद उसको ये चाहिए कि वो अपनी क्लास की स्ट्रेंथ देखे कि मैंने जो क्लास में जाकर ये कंटेंट पढ़ाना है तो मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, ऑडियंस कितनी है, ताकि मैं इसके लिए लेक्चर मेथड अप्लाई करूं, मैं इसके लिए टेक्स्ट बुक मेथड अप्लाई करूं, इसके लिए कोई केस स्टडी मेथड अप्लाई करूं या फिर डिस्कशन मेथड अप्लाई करूं। तो कुछ ग्रुप साइज़ की यहाँ पे एग्जांपल है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे स्लाइड में कि अगर एक तो एक इंडिविजुअल है स्टूडेंट या फिर पेयर है, उनका साइज़ 1 to 2 है, तो देखें उसमें मेथड जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड भी यूज़ सकता है, उसमें कोचिंग के थ्रू भी पढ़ाया जा सकता है, कंप्यूटराइज लर्निंग के थ्रू भी और डायरेक्ट स्टडी के थ्रू भी। अब देखिए अगर इसके अलावा हमारे पास आता है स्मॉल ग्रुप जिसकी स्ट्रेंथ क्या है 3 to 14 स्टूडेंट्स की, तो उसमें डिस्कशन मेथड अप्लाई हो सकता है, रोल प्ले हो सकता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकता है, ट्यूटोरियल्स के थ्रू हो सकता है, सेमिनार, प्रोजेक्ट्स, डिमॉन्स्ट्रेशन, केस स्टडीज, सिमुलेशन मीन्स के गेम्स के थ्रू और स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं जिसके थ्रू जो है वो टीचर जो है वो अपना लेक्चर जो है वो डिस्कस कर सकता है बच्चों के साथ। उसके बाद हमारे पास आता है मीडियम ग्रुप। तो मीडियम ग्रुप जो है इसमें क्या होता है, तो स्टूडेंट्स मीडियम ग्रुप में भी जो है वो क्लास इंस्ट्रक्शन मीन्स के सेमिनार के थ्रू करवाया जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं इसमें।
देन हमारे पास आता है लार्ज ग्रुप, जिसमें आता है 30 to 60 स्टूडेंट्स। तो उसमें भी सिंडिकेट्स मीन्स टू से कि ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं एक टॉपिक को। उसके अलावा लेक्चर मेथड आ जाता है, सेमिनार्स आ जाते हैं, पैनल के थ्रू वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं, केस स्टडीज़ होती हैं। अब केस स्टडीज़ क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें बहुत डीपली एनालिसिस किया जाता है बच्चे किसी भी प्रॉब्लम्स के बारे में, ताकि आइडेंटिफाई कर सकें उसके लिए फिर सॉल्यूशन जो है, या फिर उसके लिए कोई सॉल्यूशन सजेस्ट करने के लिए उसको एनालिसिस किया जाता है। तो उसके अलावा हमारे पास आता है एग्रीगेट, जिसमें क्या होता है कि ओवर 60, अगर आपकी क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो ओवर 60 है, तो उसमें फिर लेक्चर्स ऑगमेंटेड विद बस ग्रुप। अब ये बस ग्रुप क्या है स्टूडेंट्स, कि लार्ज ग्रुप को डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल ग्रुप में, उससे हम कहते हैं बस ग्रुप। उसमें होता क्या है कि वो जो स्मॉल ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, उन स्टूडेंट्स को फिर एक टास्क दिया जाता है, एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, या फिर उन्हें कोई इशू दे दिया जाता है जिससे वो डिस्कस करते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट करते हैं ग्रुप मेंबर्स, दैन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो उनको एक स्मॉल जो है ना वो ग्रुप में डिवाइड इसलिए किया जाता है ताकि उनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे दिया जाता है, कितने टाइम पीरियड है आपके पास, इसमें आप लोग जो है इस जो है ना इस टॉपिक के बारे में या इस इशू को जो है आप डिस्कस करें, उसके लिए आप डिफरेंट सोल्यूशन जो हैं वो फाइंड करें। देन सिंडिकेट्स एंड स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़, इसी तरह अगर ओवर 60 है तो आप उसमें स्मॉल ग्रुप बना के डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा जा सकती हैं, जिसके थ्रू जो टीचर जो है अपना लेक्चर जो है वो डिलीवर कर सकता है ईज़िली, या वो कंटेंट जो वो पढ़ाना चाह रहा है वो इन मेथड के थ्रू वो ईज़िली बच्चों तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है बच्चे लोकल कॉन्स्टेंट्स। इसमें क्या होता है कि यू शुड आल्सो कंसिडर लोकल कॉन्स्टेंट्स व्हेन सेलेक्टिंग अ मेथड के। इसमें क्या है कि आप इसमें दो मेन फैक्टर्स की बात करूंगी कि लोकल कॉन्स्टेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं। जो मेन फैक्टर्स हैं वो है टाइम और फैसिलिटीज़, के कितना टाइम अवेलेबल है। टीचर को पहले ये देखना है अपनी मेथड को सिलेक्ट करने से पहले कि मैंने जो पढ़ाने जाना है मेरे पास टाइम कितना अवेलेबल है, 30 मिनट्स हैं, 40 मिनट्स हैं लेक्चर के, उसके हिसाब से वो अपना टीचिंग मेथड सिलेक्ट करे। उसके बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर तो उसने ऐसा मेथड चूज़ किया जिसमें उसने प्रोजेक्टर के थ्रू कुछ करवाना है, तो उसने पहले ये कंफर्म करना है टीचर ने कि क्या प्रोजेक्टर अवेलेबल है या नहीं क्लासरूम के अंदर। देन उसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज लाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट मटेरियल्स आ गए, इक्विपमेंट्स आ गए, टेक्स्ट बुक्स आ गई। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको नज़र में रखते हुए टीचर अपना एक मेथड जो है वो सिलेक्ट करे। Quite clearly, when essential requirement for a particular method is not available, for example, a piece of equipment for a demonstration, then that method cannot be used. देखिए वही बात आ गई कि अगर एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट ही आपको अवेलेबल नहीं है, तो जिसके लिए आपने मेथड जो चूज़ किया है उस मेथड के लिए आपको एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट जो है आपके लिए वो भी आप के पास नहीं है, तो वो मेथड जो टीचर ने सिलेक्ट किया था उसे वो अप्लाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए उसे एक डिफरेंट इक्विपमेंट्स की आलात की ज़रूरत होगी, लेकिन वो आलात ही नहीं है, वो इक्विपमेंट ही नहीं है उसके पास, तो वो मेथड वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट एक और एग्जांपल है हमारे पास, इफ़ देयर वाज इनसफिशिएंट टाइम टू अंडरटेक अ फील्ड ट्रिप देन सम अदर मेथड्स सच एज वीडियो रिकॉर्डिंग वुड हैव टू बी यूज्ड। कि अगर टीचर चाह रहा है कि वो एक फ़ील्ड ट्रिप करवाए बच्चों को। फ़ील्ड ट्रिप क्या होता है स्टूडेंट्स, कि किसी भी सब्जेक्ट को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए टीचर जो है ना ले जाता है ऐसी जगह जहाँ पे उस सब्जेक्ट के बारे में उनको मज़ीद नॉलेज मिल सके। तो अगर तो टीचर लेके जाना चाह रहा है लेकिन टाइम कम है, तो बेहतर है कि टीचर वहाँ फील्ड ट्रिप करवाने के बजाय वीडियो रिकॉर्ड करवा ले। वीडियो रिकॉर्ड के थ्रू क्या होगा कि बच्चे ईज़िली जो हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे और कम टाइम में वो बात उन तक ईज़िली पहुँच जाएगी। देन हमारे पास एक थर्ड हमारे पास फैक्टर है ऑटोनॉमी ऑफ स्टूडेंट्स। अब ऑटोनॉमी ऑफ स्टूडेंट्स से पहले मैं ये बता दूं कि ऑटोनॉमी होती क्या है। ऑटोनॉमी क्या है स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमी एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जिसमें लर्नर जो है वो मीन्स जो हमारा लर्नर जो होता है, जो स्टूडेंट जो होता है वो टोटली ख़ुद रिस्पॉन्सिबल होता है अपने तमाम लर्निंग डिसीजंस के, कि वो अपनी लर्निंग के लिए जो भी डिसीजन लेता है उस डिसीजन को जो वो इम्प्लीमेंट करता है इन तमाम चीज़ों में वो खुद जिम्मेदार होता है कि वो जो डिसीजन ले रहा है अपनी लर्निंग के लिए, उसको किस तरह से लर्निंग करनी है, क्या क्या कोर्स उसको पढ़ने हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये उस पर खुद डिपेंड करी होती हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमी। तो अब बात करते हैं ऑटोनॉमी ऑफ स्टूडेंट्स की। The degree of student autonomy is increasingly featuring in the selection of method, but this tends to be
the case in more developed countries, where students often are more independent and have a wider choice in how they study university courses. मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट्स की ऑटोनॉमी क्या होता है कि एक ऐसी एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन की कि वो अपने लिए खुद डिसीजन ले सकता है। स्टूडेंट्स ये फैक्टर जो है ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वहाँ पे इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपने खुद चॉइस करते हैं कि उन्होंने कैसे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ को स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर एक टीचर जो है वो क्लास में आता है और वो ये कहता है कि अपने स्टूडेंट्स को कि ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसका ये गोल है, इसको अचीव करने के लिए आपके पास राइट है कि आप अपने टूल्स जो है वो खुद सेलेक्ट करें। ऐसे कौन से टूल्स आप सेलेक्ट करें जिसके थ्रू जो है आप अपनी जो है ये गोल्स को अचीव कर सकें। तो उसके लिए अगर टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को अगर इंडिपेंडेंट बनाता है तो उससे ये फ़ायदा होता है बच्चे जो हैं, इनके स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत इंप्रूव हो जाती हैं, उनके अंदर स्किल्स आ जाती हैं, ऐसी स्किल्स जिसमें वो इंडिपेंडेंटली ख़ुद काम कर सकते हैं, वो टीचर पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। वो डिफरेंट कोर्स मटेरियल जो है वो ख़ुद अपने उस गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज से जो है ना वो डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं और इंडिपेंडेंटली जो है वो उस गोल तक जाने के लिए ख़ुद रास्ता बना रहे होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमी ऑफ स्टूडेंट्स। लास्ट जो फैक्टर है वो है लेक्चरर्स प्रेफरेंसेस एंड डिसलाइक्स, कि लेक्चरर जो है उस के लाइक्स या डिसलाइक्स क्या हैं। तो टीचर या लेक्चरर जो कि अपना एक मेथड यूज़ कर रहा होता है क्लास में, उसका जो एक्सपीरियंस होता है, जो अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ वो जो मेथड अप्लाई कर रहा होता है क्लासरूम में, उसके मेथड के साथ उसके लाइक्स डिसलाइक्स, फॉर एग्जांपल टीचर की फ़िलासफ़ी, उसका स्टाइल, ये तमाम चीज़ें जो है ना इसमें मेंशन होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसको सामने रखा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है एक टीचर जो है वो अपने सिलेक्शन करता है टीचिंग मेथड की। और यही वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनको देखा जाता है कि टीचर किस तरह जो है ना अपना मेथड जो है ना वो सिलेक्ट करे। इसमें हमने बात की ग्रुप साइज़ की, लोकल कंस्ट्रेंट जिसमें हमने टाइम देखा, फैसिलिटीज़ देखी, उसके अलावा हमने ऑटोनॉमी पे बात की और लेक्चरर के डिसलाइक्स और लाइक्स पे बात की है। थैंक यू सो मच।